नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। साल 2025 का अंतिम और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण आज है, जिसे लेकर ज्योतिष विज्ञान ने भी बहुत कुछ बताया है। आज के चंद्र ग्रहण का कुंभ राशि के साथ साथ वृष, मिथुन और सिंह राशि पर विशेष प्रभाव रहने वाला है। ज्योतिष के अनुसार जिनकी कुंडली में राहु और चंद्रमा का योग है, उस पर भी इसका विशेष प्रभाव होगा। रांची विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर ने आज के चंद्र ग्रहण को लेकर क्या कुछ कहा है, आप जरूर सुनिए। इस बार का ये जो चंद्र ग्रहण है, एशिया, ईस्टर्न अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के मैक्सिमम पार्ट को कवर कर रहा है। और दूसरे चंद्र ग्रहण की तुलना में अगर हम बात करें तो यह कुछ विशेष है। खग्रास, खा का अर्थात आकाश होता है, ग्रास मतलब कि आकाश के मैक्सिमम पोर्शन में भी वो ग्रास करेगा। इसके अतिरिक्त इस साल के चंद्र ग्रहण का जो स्पर्श काल है, मतलब प्रारंभ की अगर हम बात करें तो 9:58 7 सितंबर की रात 9:58 में, जो कि स्पर्श काल के रूप में यानी प्रारंभिक काल, और जो मध्य काल रहेगा वो 11:42 रात्रि, और तत्पश्चात 9 सितंबर के प्रातः यानी 1:26 यानी 8 की रात्रि और 9 के सुबह 1:26 में उसका मोक्ष काल होगा यानी अंतिम काल होगा। तो कुल मिलाकर के अप्रॉक्स 82 मिनट का यह चंद्र ग्रहण हम सबों के समक्ष रहेगा। तो साल 2025 का अंतिम और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण, जिसे लेकर ज्योतिष विज्ञान ने भी बहुत कुछ कहा है। चंद्र ग्रहण का कुंभ राशि के साथ साथ वृष, मिथुन और सिंह राशि पर विशेष प्रभाव रहने वाला है और ग्रहण से 9 घंटे पहले यानी कि सूतक काल जिसे कहा जाता है वो लग जाता है, और इस वजह से मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। लिहाजा हजारीबाग और आसपास के मंदिरों में संध्या पूजा और आरती आज नहीं हुई। आज वर्ष का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण रात्रि 9:57 पर शुरू होगा और देर रात्रि 1:26 पर समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने के 9 घंटे पूर्व शुरू हो जाता है। ऐसे में आज दिन में 12:57 से सूतक काल प्रारंभ हो रहा है। सूतक काल में मंदिरों में प्रवेश, प्रतिमाओं का स्पर्श, पूजा, देवी देवताओं का भोग लगाना आदि कार्य वर्जित माने गए हैं। ऐसे में आज 12:57 से पूर्व मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। आज संध्या में महाआरती और पूजा नहीं होगी। ग्रहण के दरमियान खासकर गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतना चाहिए। ग्रहण के दरमियान शयन करने से बचना चाहिए, नुकीली चीजों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। ग्रहण को देखना भी उनके लिए वर्जित होगा। तो रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में भाद्र शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा की तिथि के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे और सुबह से ही यहां श्रद्धालुओं की लंबी कतारें नजर आईं। भारी भीड़ के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती दिखी और लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी कतारों में श्रद्धालुओं की कतारों में लोगों का संयम नजर आया। लोग दर्शन करने के लिए कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। रजरप्पा मंदिर के पुजारी छोटू पांडा ने कहा कि आज वर्ष का अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण है। तो देखिए, चूंकि चंद्र ग्रहण की बात करें तो सूतक काल की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी। अब चंद्र ग्रहण जो कि 8:58 से शुरू हो चुका है, उसके बाद जिन जिन राशियों पर इसका प्रभाव है उसकी जानकारी तो हम दे ही रहे हैं। साथ ही साथ देखिए किस तरीके से आज लोग इस साल के पूर्ण चंद्र ग्रहण से पहले मंदिरों तक पहुंचे, पूजा अर्चना की। तो साल का अंतिम चंद्र ग्रहण, आखिरी चंद्र ग्रहण, खगोलीय दृष्टिकोण से देखा जाए विज्ञान और विश्वास दोनों का अद्भुत संगम इसे कहा जाता है। चंद्र ग्रहण के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए 7 और 8 सितंबर की रात लग रहे इस चंद्र ग्रहण को संसार के कई हिस्सों में एक साथ देखा जा रहा है। अब इस साल लग रहे सिर्फ इस एक ग्रहण को ही भारत से देखा जा पाएगा, क्योंकि भारत के अलग अलग शहरों से लोग इस चंद्र ग्रहण को देखने वाले हैं और
लोकल वातावरण की बात करें तो उसकी वजह से चंद्र ग्रहण कितना दिखेगा या कितना ये नहीं दिख पाएगा, ये जो है वो निर्धारित होता है। भारत के अलग अलग शहरों से लोग इस चंद्र ग्रहण को देख पाएंगे। लोकल वातावरण की जिसकी हम चर्चा इस वक्त आपके सामने कर भी रहे हैं, चंद्र ग्रहण कितना दिखता है या नहीं दिखता है ये उस पर निर्भर करता है। अगर आसमान में बादल हैं तो फिर वहां पर उसकी स्थिति आपको नजर नहीं आएगी। छत से या फिर उपकरणों की मदद से चंद्र ग्रहण साफ साफ दिखाई देता हुआ आपको नजर आएगा। अब देखिए क्या होता है सूतक काल। चूंकि सूतक काल की शुरुआत तो हो चुकी है, अब ये सूतक काल क्या होता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये अशुभ समय माना जाता है। ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है, जिसकी शुरुआत हो चुकी थी। इस समय कई तरह के काम करने की मनाही होती है, लोग इन कार्यों से अपने आप को बचाते हैं। 7 सितंबर के दिन दोपहर 12:57 से सूतक काल की शुरुआत हो चुकी थी। रात 1:26 पर जो वक्त बताया गया है, ये रात 1:26 का जब सूतक काल समाप्त हो जाएगा, यानी इसके बाद आप अपने दूसरे सामान्य कार्य जैसे आप करते हैं वो जारी रख सकते हैं। अब जरा जानिए कि ब्लड मून क्या होता है। ब्लड मून एक खगोलीय घटना है। इस घटना के बारे में अगर बात करें तो जो पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान आपको दिखता है, सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी के आने पर पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। पृथ्वी पर छाया पड़ने से चंद्रमा लाल रंग का नजर आता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है और उसके बाद ये परिस्थितियां बनती है। पृथ्वी पर छाया पड़ने से चंद्रमा का रंग लाल नजर आता है। जब चंद्रमा का रंग गहरा लाल होता है तो उसे ब्लड मून कहा जाता है, जिसे आप फुल मून के नाम से भी जानते हैं, रेड फुल मून। और स्पेशल रिपोर्ट में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने राजगीर में खेले गए हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का खिताब जीत लिया है। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त आती हुई हीरो एशिया हॉकी कप पर भारत का कब्जा। भारतीय टीम ने साउथ कोरिया को शिकस्त दी है, उसे हराया। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ कोरिया को 4-1 से हराकर हीरो एशिया कप पर अपना कब्जा जमा लिया है। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जो दर्शक, जो प्रशंसक है, वो कह रहे थे कि भाई हम आश्वस्त हैं, हम निश्चिंत हैं, ये खिताब हमारी ही झोली में आने वाला है। फाइनल में 4-1 से भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को शिकस्त दी और यहां पर हीरो एशिया कप में ये साउथ कोरिया को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। भारतीय टीम ने हीरो एशिया हॉकी कप पर अपना कब्जा जमाया है। फाइनल में 4-1 से ये जीत हासिल की गई है। साउथ कोरिया को हराते हुए 4-1 से भारतीय टीम ने हीरो एशिया हॉकी कप जो राजगीर में खेला जा रहा था उस पर अपना कब्जा जमाया है। और प्रशंसक, खेल प्रेमी जो हैं वो इस वक्त जश्न मनाते हुए, खुशी का इजहार करते हुए, और एशिया कप, हीरो एशिया हॉकी कप जो राजगीर में खेला गया। और टीम में जैसे मैंने बोला कि पहले कि हर एक मैच में हमें 5-6 कैप्टन चाहिए, हमें एक कैप्टन से बात नहीं बनेगी। वी नीड 5 to 6 गाइज कि जो अपनी गेम ऊपर आ रहे हैं और गेम का जो स्टैंडर्ड है वो अपना ऊपर को लेकर जाए। और आई थिंक कि एशिया कप ने हमने काफ़ी डोमिनेट किया है और एक यहाँ से एक अच्छा मैसेज भेजा है कि एशिया में हम डोमिनेट हैं। और जो भी हमारा स्ट्रगल पीरियड पहले चल रहा था, बट आई थिंक कि ये जो हमने जीता, आई थिंक इट्स द बेस्ट फीलिंग राइट नाउ। राजगीर का एक्सपीरियंस कैसा था? आई थिंक तो 8 साल बाद इस कप पर भारतीय टीम का कब्जा हुआ है और देखिए शानदार जीत हासिल की है भारतीय टीम ने साउथ कोरिया को 4-1 से मात देते हुए। कभी नरम तो कभी गरम, अमेरिका से रिश्तों में ट्रंप के तेवर बदलते रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप को दोस्ताना अंदाज में जवाब दिया। सवाल ये कि क्या टैरिफ के पेच से बाहर निकल पाएंगे भारत और अमेरिका के रिश्ते? कभी नरम नरम तो कभी गरम गरम। टैरिफ विवाद के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते यूं ही आगे बढ़ रहे हैं। कभी ट्रंप भारत को कोसने लगते हैं तो कभी अमेरिका का सबसे बड़ा साझेदार बताने लगते हैं। अमेरिका से तनावपूर्ण संबंधों के बीच पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा,
राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम तहे दिल से सराहना करते हैं और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच सकारात्मक और दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया ट्रंप के हालिया बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया था। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. ट्रंप ने भले ही प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर उन्हें अपना दोस्त बताया है, लेकिन भारत के कारोबार पर उनकी नजरें गड़ी हुई हैं। ट्रंप ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर कई बार सवाल उठाए। 3 सितंबर को ट्रंप ने कहा था, भारत से हमारे रिश्ते कई सालों से एक तरफा हैं। वो अपनी बनाई हर चीज का एक बड़ा हिस्सा हमारे देश में भेजते थे, जबकि हम कुछ नहीं भेजते थे, क्योंकि वो हमसे 100% टैरिफ वसूल रहे थे। 5 सितंबर को उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को सबसे गहरे और अंधकारमय चीन के हाथों खो दिया है। अपने इस बयान के साथ ट्रंप ने पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की एक साथ वाली तस्वीर पोस्ट की, लेकिन बाद में अपने ही बयान पर सफाई दी। I don't think we have. I've been very disappointed that India would be buying so much oil, as you know, from Russia, and I let them know that. We put a very big tariff on India, 50% tariff, very high tariff. I get along very well with Modi, as you know. He's great. He was here a couple of months ago. In fact, we went to the Rose Garden, and it was. भारत और अमेरिका के बीच नरम गरम रिश्तों के पीछे सबसे बड़ी वजह है कारोबार। 2024 में दोनों देशों के बीच 11.38 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। दोनों देशों ने 2030 तक अपने व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। यही वजह है कि भारत के लिए जितना अहम अमेरिका है, उतना ही अमेरिका के लिए भारत। I think Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States. And at this time, I can't say more than that. टैरिफ और तेल पर मतभेदों के बावजूद दोनों देशों का लक्ष्य साफ है, रिश्तों को मजबूत करना और व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाना। अब देखना होगा कि दिल दोस्ती से आगे ट्रंप का अगला रुख दो देशों के रिश्तों को बेहतर बनाता है या तनावपूर्ण। पहाड़ों और मैदानों में बारिश से यूपी के अलग अलग जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नोएडा में यमुना का पानी थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं है। यूपी के दूसरे कई जिले भी इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश होने से यमुना का पानी मैदानों में तबाही ला रहा है। मथुरा में यमुना के रौद्र रूप से दर्जनों कॉलोनियों में पानी भर गया। पिछले 3 दिनों से यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के ऊपर चल रहा है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। फ्लड पीएसी और एनडीआरएफ रिक्विजिशन किया गया है और हमारे पास उपलब्ध है। कहीं भी कोई किसी प्रकार की आपात स्थिति आती है तो वहाँ ये लोग तत्काल एक्शन में आएंगे। इसके अतिरिक्त यमुना जी के तटों पर या ऐसे अन्य स्थान जहाँ पर कि जल जमाव हो गया है, वहाँ पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, बैरिकेडिंग कराई गई है कि वहाँ कोई ना जा सके। हम लोग निरंतर पीए सिस्टम के माध्यम से अपील भी करा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस साल 5वीं बार बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया।
संगम का ये नज़ारा है और ये बड़े हनुमान मंदिर का कॉरिडोर है, एक बार फिर से जलमग्न हो गया है। और इस साल 5वीं बार बड़े हनुमान जी को गंगा और यमुना नदियों ने स्नान कराया है, यानी कि अभिषेक कराया है। शुक्रवार देर शाम एक बार फिर से बड़े हनुमान मंदिर में जो गर्भगृह सामने है वहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँच गया था और जिसके बाद अब यहाँ पर पूजा अर्चना के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। और ये जो है मंदिर का सामने जो है मुख्य द्वार है और जहाँ पर सड़क थी अब वहाँ पर डीप वाटर बैरिकेडिंग लगाई गई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहीं पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आगरा में यमुना नदी का पानी प्रसिद्ध तीर्थ बटेश्वर महादेव मुख्य मंदिर की दहलीज तक पहुंच गया। मंदिर पर पानी आने से कई दुकानदारों को नुकसान हुआ। निचले इलाकों में कई गांव खाली कराए गए। ताजमहल के पीछे बने दशहरा घाट पर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। जल, पुलिस और बाढ़ चौकियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। जो जगह है ये दशहरा घाट कही जाती है। ताजमहल के ठीक पीछे की ये जगह है। यहाँ पर पर्यटक आते हैं तो वो पीछे से ताजमहल का दीदार करते हैं। ठीक उसके बराबर से ही यमुना नदी बहती थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है तो उसके बाद से इस जगह पर भी 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। आलम यह है कि अब यहाँ पर पर्यटकों के साथ आम इंसान की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर कुछ कम होने का असर नोएडा में भी दिखा, लेकिन बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है। सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं। न्यूज 18 की टीम इस वक्त नोएडा के सेक्टर 135 नंगला वाजिदपुर में है और आपको ट्रैक्टर की सवारी करके दिखाएंगे स्थिति कैसी है। यहाँ पर 1000 से ज्यादा फार्म हाउस है और सभी लबालब भरे हुए, करीब 4 फीट से 5 फीट पानी है। और आप तस्वीरें देखेंगे, लगभग जो लोग हैं वो सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं, लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं या जो लोग यहाँ के ग्रामीण है, लोकल हैं, वो सभी लोगों को निकाला जा रहा है। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी में बांधों से पानी फिर छोड़ा गया है। दोनों नदियों में 4.63 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ऊपरी इलाकों में हो रही लगातार बारिश के चलते बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। कानपुर में गंगा का जलस्तर फिर से खतरे के निशान को पार कर गया। नरोरा बांध से लगभग 3.30 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। यही वजह है कि गंगा के घाटों को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया। यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई है, बल्लियां लगाई हैं और उसके बाद पुलिस के जवान, पुलिस के ऑफिसर्स, सेक्टर ऑफिसर्स इंचार्ज यहाँ आए और यहाँ तक कि गोताखोरों को भी तैयार करके रखा गया है कि अगर कोई अपनी घटना होती है तो उसके लिए पूरी टीम तैयार बैठी है। और वहीं पुलिस के जवान यहाँ मुस्तैद हैं। महिला पुलिसकर्मी यहाँ सीटी बजा बजा के उन लोगों को इंडिकेट कर रही है कि घाट की तरफ ना आए और लगातार राउंड द क्लॉक पुलिस के सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि गंगा का जैसे जैसे जलस्तर बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी परेशानी बढ़ेगी। इटावा में चंबल और यमुना नदी एक बार फिर उफान पर है। संपर्क मार्ग पर पानी भरने से भारेश्वर और चकरपुरा गांव का रास्ता बंद हो गया। हालात ऐसे ही रहे तो कई गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट सकता है। हरदोई में गर्रा नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे तटवर्ती इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। बारिश और बैराजों से छोड़े गए पानी के कारण गर्रा नदी उफान पर है। बागपत के शहर कोतवाली क्षेत्र में लगातार बारिश की वजह से 2 मकान गिर गए। हालांकि गनीमत रही कि मकान गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले के सामने चल रही जैन धर्म के बड़े धार्मिक आयोजन से करोड़ों का कलश चोरी होने का मामला सामने आया है। चारों तरफ सीसीटीवी और फिर कड़ी चौकसी के बीच हुई इस वारदात से हर कोई हैरान है कि आखिर ये कैसे हो गया। पुलिस ने संदिग्ध की पहचान करके उसकी तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली में जैन धर्म के कार्यक्रम में बड़ी चोरी। 1 करोड़ के कलश पर चोर ने हाथ साफ किए। देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के सामने चल रहे जैन धर्म के एक धार्मिक कार्यक्रम से तकरीबन 1 करोड़ रुपए कीमत का सोने, हीरे और माणिक जड़ा कलश रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जानकारी के मुताबिक जैन समुदाय के इस धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन दिल्ली के 15 अगस्त पार्क में किया जा रहा है, जो 9 सितंबर तक चलेगा। इसी कार्यक्रम के दौरान 2 सितंबर को अचानक भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर चोर ने कलश पर हाथ साफ कर दिए। बुधवार को चोरी हुई थी और पूजा के बाद जिनका सामान गया है वो जब उठ के आए हैं
तब जाके हमें पता चला है कि इस तरह का सामान उनका बैग गायब हुआ है। कलश और एक झाड़ी थी, पूजा से संबंधित सामान था और वो यहाँ से पूरा बैग लेके चला गया। पहले भी मेरी जानकारी के हिसाब से 3 बार 3 मंदिरों को टारगेट कर चुका है। उनमें से एक जैन लाल मंदिर है, लाल किले के सामने। जैन धर्म के इस बड़े धार्मिक आयोजन में बीते मंगलवार को कई बड़ी हस्तियां पहुंची थी, जिनमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी शामिल थे। स्वागत और समारोह की चहल पहल के बीच सोने का ये बेशकीमती कलश मंच से ही चोरी हो गया। चोरी हुए कलश की कीमत तकरीबन 1 करोड़ बताई जा रही है। 760 ग्राम सोने के इस कलश में 150 ग्राम हीरे, माणिक और पन्ने जड़े थे। चोरी की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए संदिग्ध की पहचान कर ली है। शक के घेरे में आए संदिग्ध का चोरी करते हुए एक और पुराना वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये शख्स पिछले 1.5 साल से इसी तरह जैन मंदिर में चोरियों को अंजाम दे रहा है। यहाँ पर कई डिग्निटरीज उस दिन कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। तमाम लोग जो थे वो उनके स्वागत में और उनके आगे पीछे जो थे वो लगे रहे और इसी बीच जब ये लोग वापस आए मंच पर तब तक कलश जो था वो चोरी हो गया था। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज से जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उनको देखा गया है, संदिग्ध की पहचान कर ली गई है और पुलिस को आशा है कि जल्द ही जो अपराधी है जिसने ये कलश चोरी किया है वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। चोरी की इस वारदात ने जैन श्रद्धालुओं को हैरान और आक्रोशित कर दिया है। हाई सिक्योरिटी इलाके से करोड़ों का कलश चोरी होना कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।